आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलंगाना में वोटिंग से पहले नाराज चल रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर मुंतखब किया गया है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से कबल साबिक क्रिकेटर और टीम के कैप्टन रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने उनके आबाई रियासत में एक नई जिम्मेदारी दे दी है। जराये के मुताबिक जो खबर आ रही है उसमें अजहरुद्दीन पार्टी से नाराज चल रहे थे और उनके टीआरएस में जाने तक की खबर सरगर्म थी, लेकिन वोटिंग से कबल कांग्रेस ने अपोजिशन के इस मुहिम को भी नाकाम बना दिया है। इधर तेलंगाना में केसीआर की जानिब से 2014 में मुसलमानों से किया गया 12% रिजर्वेशन का मुद्दा उठने लगा है। आदिलाबाद की अवामी रैली में इसी सवाल से परेशान होकर सीएम अपना आपा खो बैठे। देखिए रिपोर्ट। मौजूदा दौर में सवाल पूछना भी भारी पड़ने लगा है। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो। हाँ, 12% ही बोला, बैठो। बात करते बैठो, खामोश बैठो। खामोश बैठो। बैठ जाओ। तुम्हारे बाप को बोलूं क्या? बोलूं, बैठो। बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? सुना आपने, ये जनाब हैं तेलंगाना में 4 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुके चंद्रशेखर राव, जिन्होंने 2014 में मुसलमानों से 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था। मौजूदा इंतखाबात में अब यही सवाल उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, मुसीबत बन गया है। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो। एक अवामी रैली में जब यही सवाल एक मुस्लिम नौजवान ने पूछा तो वो अपना आपा खो बैठे। केसीआर ने उस नौजवान को डांटते हुए बैठने के लिए कहा। जब इससे भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो उसके वालिद तक पहुंच गए। बात करते बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो। बैठ जाओ। వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా భయ్, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? बैठो, खामोश बैठो। बोलो, बैठो। बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? चंद्रशेखर राव के इस गैर जिम्मेदाराना और गैर सियासी रवैये ने अपोजिशन जमातों को बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि अब अवाम में बेदारी आ चुकी है, इसलिए वही वादे करें जो उनके बस में हो। जबकि कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने तो यहां तक कह दिया कि जमीनी हकीकत को जानने के बाद उनके होश फाख्ता हो गए हैं। रियासत में इत्तेहाद की हवा चल रही है और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पहले जब 2014 में जो भाषण देता था हर आदमी सुनता था, इन्हें कुछ भी बोले तो भी सुनते थे। अब उसका वो माइंडसेट खराब हो गया, बेजार है। कोई एक बोला कि भाई रिजर्वेशन के बारे में क्या, बैठ तुम क्या रे, मैं तेरे बोलना क्या बोले तो अवाम के साथ कितना बदतमीजी कर रहा। इससे समझ जाओ केसीआर की जो पार्टी है वो कमजोर हो गई, महाकूटमी एडवांस हो गया। इसी से उन्हें परेशान होके अवाम को भी डरा रहा, रिजर्वेशन नहीं पूछ सके। बराबर, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी में हर आदमी अपनी बात बता सकता है। केसीआर का जो एरोगेंस है वो खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता उनके सर पर चढ़ के बोल रही है। लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करना बहुत ही निंदनीय है। किसी भी नेता को ऐसा प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए जो फुलफिल नहीं कर सकते। इन्होंने 12% रिजर्वेशन की बात की थी मुस्लिम की, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब आप जाएंगे लोगों के बीच तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे ही। काश ऐसे ही सवाल उन तमाम लीडरान से पूछे जाने लगे जो लोग इंतखाबात में हवाई वादे करके पूरा नहीं कर पाते। हालांकि इसके नजारे दूसरी रियासतों में भी दिखने लगे हैं, लेकिन तेलंगाना सीएम की रैली में आए सवाल पर केसीआर का ये अंदाज कहीं उनकी जमीनी हकीकत की तस्वीर तो नहीं है। बोलो, बैठो। बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
तो तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने भी चंद्रशेखर राव पर बड़ा तंज किया। बदउनवानी को लेकर उन्होंने कहा कि केसीआर का मतलब खाओ करप्शन राव है। एक दिन पहले राहुल ने टीआरएस का मतलब तेलंगाना आरएसएस परिवार कहा था। इस मौके पर उन्होंने केसीआर पर पीएम मोदी के साथ साजबाज का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मरकज में तो केसीआर रियासत में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब ऐसा होने नहीं देगी। मुलाजिमों से भी राहुल गांधी ने बात की। इस दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया। रोजगार, इंडस्ट्रीज, जमीन की लूट का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया और दोनों हुकूमतों पर जमकर सवाल उठाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक नया नाम देना चाहिए। केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव, केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव। तो जो आपने सपना देखा था उसको खाओ कमीशन राव जी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जब तेलंगाना बना तो आप पे कोई कर्ज नहीं था, 17,000 करोड़ रुपए का सरप्लस था। आज 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना पे है। तेलंगाना के हर परिवार पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा। तेलंगाना पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और केसीआर जी के बेटे की आमदनी 400% बढ़ी। दो राजनीतिक लड़ाइयां हो रही हैं। एक नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ और दूसरी टीआरएस केसीआर जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी देश में नफरत फैलाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं। और टीआरएस दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की पूरी मदद करती है। पूरे देश में गब्बर सिंह टैक्स का विरोध हुआ और केसीआर जी ने गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी का पूरा समर्थन किया। राष्ट्रपति के इलेक्शन में टीआरएस ने बीजेपी आरएसएस की मदद की और इसका एक ही लक्ष्य है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, देश को बीजेपी और आरएसएस चलाए और तेलंगाना को केसीआर चलाए। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग से कबल तेलंगाना की सियासी दर्जा हरारत शबाब पर चल रही है और तशहीर के जरिए अवाम को लुभाने के लिए सभी जमातें अपने अपने सभी हरबों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। राजधानी हैदराबाद में तो मुतनाज़ा बयानों का जैसे दौर चल पड़ा है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी जानिब राजा सिंह। ये रिपोर्ट देखिए। बनारस गए तो क्या बोले? मां गंगा ने बुलाया। उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया उन्होंने। हाँ। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? जो लोग सरकार को झुकाने की बात करते हैं, तो आने वाले समय में हिंदुओं का हाल क्या होगा ये समझ जाना है। जो टीआरएस को वोट डालेगा, समझ जाओ कि वो एमआईएम को वोट डालेगा। इश्तियाल अंगेज बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दोनों लीडरान का ताल्लुक हैदराबाद से। निजाम के शहर से ताल्लुक रखने वाले एक हैं एआईएमआईएम के छोटे कमांडर अकबरुद्दीन ओवैसी, तो हर मामले में हिंदुत्व को ढूंढ लेने वाले दूसरे हैं टी राजा सिंह। दोनों असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामानी हलके से अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके इजलास का लुत्फ लेने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वो ये बोलता है तो भड़काऊ नहीं दिखता। उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया उन्होंने। भाईजान। हाँ, क्या नाम दिए? सबका भाईजानो, मोदी का भी भाईजानो, राहुल तेरा भी भाईजानो और योगी तेरा भी भाईजानो, सबका भाईजानो। इतना बोलूंगा कि सुन के तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे।
शहर के चंद्रयान गुट्टा से इंतखाब लड़ रहे ओवैसी खुद को भाईजान पुकारे जाने पर बीजेपी लीडरान को निशाने पर ले रहे हैं। इस दौरान वो हामियों से भी बार बार भाईजान कहलवाते नजर आए। दूसरी जानिब कई बार अपनी सारी हदें पार कर जाने वाले गोश महल से बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह हैं, जो अकबरुद्दीन के रियासती वज़राए आला को लेकर दिए बयान पर ही उन्हें घेरते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव को लेकर फिर सारी हदें पार कर दी। चुनाव में के समय पर बहुत पुकार रहे, उसका एक कमेंट आया था। क्या बोलकर कमेंट के तेलंगाना में पहले तो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो इनके पास झुकता था कहते। चंद्रशेखर राव आया, ये तो हिंदू विरोधी है और तुम लोगों का गुलाम है। आज तुम एमआईएम वाले उसको गुलाम बना के रखे, लेकिन कोई भी मुसलमान का उद्धार तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ही उद्धार हुआ। साथ ही साथ तेलंगाना की जनता से ये कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये मुख्यमंत्रियों को झुकाने की बात करता है। अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे और टीआरएस पार्टी सत्ता में आएंगी, तो जो लोग सरकार को झुकाने की बात करते हैं, तो आने वाले समय में हिंदुओं का हाल क्या होगा ये समझ जाना है। सियासी जानकारों के मुताबिक रियासत में कांग्रेस इत्तेहाद और केसीआर की क़यादत वाली टीआरएस में सीधा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी लीडरान बार बार ओवैसी बरादरान को मुद्दा बनाकर हालात को सहरुखी बनाना चाहते हैं। ऐसे में फैसला आवाम को करना है कि मौजूदा इंतखाबात में वो तरक्की के जाविये से देखते हैं या मजहबी नजरिए से। जी सलाम के लिए हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकरी के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। और एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर तल्ख हमला बोला है। इंतखाबी जोश में ओवैसी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के गुलाम हैं, उनसे कौम का कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर उन्होंने उन पर बदउनवानी के भी इल्जाम लगाए। वाज़ेह है कि कल गुलाम नबी आजाद ने एआईएमआईएम को साथ रखने की पार्टी को एक बड़ी भूल बताया था। साथ ही इश्तियाल अंगेज बयान देने के लिए बीजेपी समेत सभी लीडरान पर तकसीम की सियासत का भी इल्जाम लगाया था। जो इसके बाद भड़के ओवैसी ने कहा कि अगर उनको छेड़ा गया तो वो छोड़ेंगे नहीं। और हो सके तो अपने प्रेसिडेंट को भी समझाना। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आजाद मजलिस की नुमाइंदगी पर बच्चियों के लिए 18 करोड़ का बिल्डिंग बन रही। सुने आजाद, 18 करोड़। और फिर हैदराबाद रोड पे अकलियती बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल बच्चों के लिए 5 एकड़ जमीन किंगोत्री विलेज में, क्या कीमत उसकी तामीर की 18 करोड़। सुनो आजाद। माइनॉरिटीज बॉयज हॉस्टल सर्वे नंबर 52 1 करोड़ का काम चल रहा। फिर माइनॉरिटी बच्चियों का हॉस्टल हैदराबाद रोड पे 2 एकड़ पे बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। आजाद आगे देखो ना, आओ ना तालुक दिखाएंगे तुम्हारे को। फिर ईदगाह कंपाउंड वाल रोड किबला वाल 2 करोड़ में मुकम्मल हो गया। बताओ तुमने क्या किया? क्या ये बात सच नहीं आजाद कि दिल्ली का जो डीएलएफ नाइट क्लब है उसमें पार्टनर मैं हूं या आप है? लोग सही बोलते। अगर किसी को अपना शिजरा जानना है तो मंदिर से छेड़खानी कर लेना, पूरा निकल जाता। गोत्रा का गोत्रा निकाल देते हम यहाँ पे। हम एंटी बीजेपी और माइनस बीजेपी का सवाल नहीं करते। हम जो एक ही वेवलेंथ के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, ये लोग जो इन मीटिंगों में होते हैं, हमारी जो मीटिंगें होती हैं 13, 14, 15 पार्टी, ये एक सोच के हैं, एक विचारधारा के हैं। और हमारी इस विचारधारा के लोग हैं कि हमारे लिए हर धर्म, हर जाति और पूरा भारत एक है। हमें सब धर्मों का, हमें सब जातियों का समर्थन चाहिए।
और हम हर जाति और हर धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, गांव में, म्यूनिसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में। हम धर्म का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिलीजन नहीं करते हैं। जो लोग रिलीजन का और कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं वो इस हमारे गठबंधन में होते हैं। कुछ लोग जो रिलीजन का और कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और लोगों को अपने मत के लिए, अपने वोट के लिए बांटते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को लेकर ओवैसी के बयान पर पार्टी ने तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ओवैसी पर बीजेपी के इशारे पर बोलने का इल्जाम लगाया है। ओवैसी जी हमेशा से ही विघटनकारी और विभाजनकारी बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। सच्चाई यह है कि ओवैसी अमित शाह जी के इशारे पर नाचते हैं और इसीलिए उनको बाकी सब के बारे में अनुचित बातें कहते भी हैं और दिखती भी हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। एक अवामी रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का भी जिक्र करते हुए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी चौथी बार हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरक्की वाली पॉलिसियों को आवाम पसंद कर रही है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत आई तो 2022 तक कोई भी बिना मकान नहीं रहेगा। इस मौके पर उन्होंने रियासत की हुकूमत पर भी जमकर उसकी तनकीद की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फोर्थ टाइम, चौथी बार अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कि 22 वर्षों से गुजरात में बीजेपी सरकार है, लास्ट 22 ईयर से गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, और मध्य प्रदेश में लास्ट 15 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट है, और छत्तीसगढ़ में लास्ट 15 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट है। कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में जो विकास दर था वह महंगाई का जस्ट हाफ हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद यह विकास दर, ग्रोथ रेट, वह इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जस्ट डबल हो गया है। यह मामला पूरी तरह से उलट गया है। आपने देखा होगा 4.5 ईयर से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन हम लोगों ने फूड आइटम्स, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत को बढ़ने नहीं दिया है। बहनों भाइयों, यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। यहां पर हर फैमिली के पास अपना घर होना चाहिए, अपना आवास होना चाहिए। यह हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिजॉल्व है, संकल्प है। और हम लोगों ने यहां की स्टेट गवर्नमेंट को भी लोगों के लिए घर बनाने के लिए पैसा दिया, फंड का एलोकेशन किया, लेकिन वह फंड कहां चला गया? अभी तक लोगों के लिए आवास नहीं मिल पाया है। और बहनों भाइयों, हमारी गवर्नमेंट यह बनेगी तो हम लोग 2022 तक एक भी परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास अपना रेजिडेंस न हो, अपना आवास न हो। एक फैमिली भी नहीं बचेगी। और तेलंगाना इंतखाबात में इल्जाम तराशी का दौर भी जोरों पर है। हैदराबाद की नामपल्ली सीट के कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने एमआईएम पर बीजेपी के साथ खुफिया मुआहदे का इल्जाम लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। नामपल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने एमआईएम पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी और एमआईएम एक ही तरह से काम करती हैं। दोनों का मकसद फिरका परस्ती का माहौल बनाकर वोट हासिल करना है। हालांकि एमआईएम इसे कोरी अफवाह बता रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी जाके अमित शाह से मिले, ये सबको मालूम। और उत्तर प्रदेश में वो कैंपेन कर रहे हैं तो ना 50-50, 100-100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सब पैसे? बिहार में 100-100 करोड़ पे खर्चा कर रहे हैं। उन लोग की सोशल मीडिया की टीम को 2-2 करोड़ पे दे रहे हैं उन लोग। और एक चुनाव आप लड़ने को गए तो आपको मालूम है कितना एक्सपेंडिचर होता। आप जाके 100-100 सीटों के ऊपर ठहर रहे हैं तो बराबर 100% बड़े कैडर जो बीजेपी का है उससे इनका इंटरनल टाई अप है। पब्लिक में आके ना तमाशा करते। तो ये तमाम इनकी स्ट्रैटेजी है। और 100% असदुद्दीन और एमआईएम बीजेपी से मिले हुए। नहीं, गलत है बिल्कुल। एमआईएम जो है सबके लिए काम करती है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके लिए काम करती है। ये लोगों का सोच गलत है।
नेशनल मीडिया हैदराबाद को आके आप सब ये देखिए, नेशनल मीडिया में एकदम बिल्कुल गलत बता देते हैं MIM के अगेंस्ट। आके यहाँ पर देखो आप, जैसा हैदराबाद में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप पूछ सकते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देख सकते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू से मुस्लिम से हमारे कॉलेज कितने डेवलप है, नेशनल मीडिया खुद आके यहाँ देखे। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि नामपल्ली में आवाम को कोई सहूलियात नहीं मिल रही। पूरे इलाके में रिश्वत का बाजार गर्म है। ऐसे में आवाम के सामने कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आदिलाबाद निजामाबाद के अंदर एक 50-60 किलोमीटर अंदर गए तो जो गांव रहता वैसा आज नामपल्ली बना हुआ है। एक प्रॉपर स्कूल नहीं है, एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, करप्शन हर जगह। यहाँ पे MIM पार्टी है, छोटा सा छोटा काम होना तो यहाँ के गली और बस्ती के लीडरों को पैसे देना, एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, कोई घर बनाए तो उसको बद्दुआ है, उतना खाते उसके पैसे। नामपल्ली से गुज़िश्ता 20 सालों से MIM कामयाब होती रही है। फिरोज खान इसी हलके से पिछली मर्तबा हार गए थे, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ आवाम को अपनी तरफ रागिब करने में लगे हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जीत का सेहरा किसके सर जाता है। जी सलाम के लिए हैदराबाद से शाहिद काजी की रिपोर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर सामने आ रही है। शहर में वाक़ आदिल शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे गणेश जी का मंदिर है, जहां पर दोनों मिलकर अपने अकीदे का इजहार करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मुल्क में मजहब के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी जानिब यकजहती के नजारे अमन का पैगाम दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की है, जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने अकीदे का इजहार करते हैं। ये आज हम आदिल शाही जामा मस्जिद में ठहरकर बात कर रहे हैं। पीछे गणेश मंदिर है और इधर हिंदू एरिया है, इधर मुस्लिम एरिया है। यहाँ पर इतना पुरअमन के साथ इस शहर में रह जाता है। गुलबर्गा ही एक अमन का शहर है। यहाँ पर सूफी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। यहाँ पर सूफी संत शरण बसवेश्वर बहुत बड़े संत है, जो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर इस संत के जात्रे को वगैरह आते लोग बहुत दूर दूर से। और यहाँ पर बुद्ध मंदिर भी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज इस शहर में है, लेकिन कभी फसादात नहीं, बहुत अमन के साथ। आदिल शाही जामा मस्जिद के बाहर हिंदू तबके की लंबी लाइनें हो या गणेश उत्सव की धूम, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद मिलादुन नबी के जुलूस का जहां हिंदू तबका एहतराम करता है, वहीं गणेश उत्सव के दौरान मस्जिद के बाहर मुसलमानों की भीड़ लग जाती है। हम हिंदू मुस्लिम हम एक बिल्कुल हम कुछ ये नहीं, हम कई सालों से यहीं से, हम दोनों भाई सरकेज है, हम कौन सा भी ये नहीं है। यहाँ पर उर्स भी होते दरगाह के, यहाँ पर जतरा भी होते, हम एक को एक कोऑपरेशन करते आ रहे हैं आज तक, कौन सा भी ये नहीं। यहाँ पर तो हम सब भाई समझ को ठीक है। हम पूरे, मेरा तो साइकिल दुकान है, पूरे मुस्लिम गिराकीज है हमारे। तो एक ही रास्ते में पड़ने वाले मंदिर मस्जिद के बावजूद यहाँ की यकजहती काबिले दीद है और काबिले दाद है। इलाके में हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं देखा जा सकता। हिंदू समाज के लोग जहाँ उर्स में शिरकत करते हैं, वहीं मुस्लिम तबका बाजार में मुनक्किद होने वाले गणेश उत्सव में हर तरह की मदद करता है। ऐसे हालात में किसी शायर का ये शेर सादिक साबित होता है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता का हो तो हिंदुस्तान हो। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तो कौमी यकजहती को बढ़ावा देना भी हमारा मिशन है और जी सलाम की कोशिश रहती कि मुल्क की खूबसूरती के इन रंगों को वक्त वक्त पर आपके सामने हम लेकर आते रहे, रखते रहे। तो खासतौर से सलाम दक्कन में अब इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम। थोड़ी देर बाद रियासत की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।